तो मेरे बेटा शुरू के 5 न्यूमेरिकल में जो जो फॉर्मूले यूज होने हैं मैं पहले उनकी लिस्ट बना देता हूं 5-7 न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन देख के बेटा पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टाइम बड़े दे रखे हों तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में टी टाइम में फाई ई फ्लक्स चेंज हो गया, वो स्मॉल रेट से चेंज हो रहा है तो डी फाई ई अपॉन डी टी, और लार्ज रेट से चेंज हो रहा है तो फाई ई अपॉन टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? ई इंटू ए। V किसके इक्वल होता है बेटा? E इंटू डी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कुछ फॉर्मूले हैं। अच्छा, रियल करंट क्या होती है? रियल करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। लेकिन ये याद रखना, यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो बाहर की रियल करंट अंदर की डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है। बस अंतर यह है, जो बाहर की रियल करंट है वो चार्ज के फ्लो होने से बनती है और अंदर की डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से बनती है। ठीक है बेटा, तो इससे आपके शुरुआती क्वेश्चन हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट सेपरेशन 2 मिलीमीटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट सेपरेशन 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, और कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक सोर्स 400 वोल्ट। इसे 400 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 400 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? तो वो कह रहे हैं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 की पावर -6 सेकेंड। यदि बैटरी को 10 की पावर -6 सेकेंड्स के लिए जोड़ा गया और प्लेट का एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार पहले क्वेश्चन सुन लो। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये उनकी प्लेट सेपरेशन है, इतने टाइम के लिए 400 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, प्लेट का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट करंट बतानी है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट फाई ई अपॉन टी। फाई ई अपॉन टी, डी फाई ई अपॉन डी टी नहीं लिख रहा, फाई ई अपॉन टी लिख रहा हूं, बात एक ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, और E होता है V अपॉन डी। E होता है बेटा V अपॉन डी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। शुरुआत कैसे हुई? इस वाले फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रख दिया E इंटू ए, E को रख दिया V अपॉन डी, और ये फॉर्मूला बन गया। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, जिसके अंदर हमारे को यदि एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, V A T और D चाहिए। V A T और D ही दिए हुए हैं, सबको ऐसा यूनिट में बदल लेना, मीटर में बदल लेना, मीटर स्क्वायर में बदल लेना, और आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि डिस्प्लेसमेंट करंट रियल करंट के बराबर होती है। जो अंदर की डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बाहर की रियल करंट के बराबर होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू रियल करंट, लैंग्वेज में लिख भी देना, और रियल करंट होती है Q अपॉन T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कैपेसिटर के केस में Q होता है CV, कैपेसिटर के केस में Q होता है CV, तो CV अपॉन T, और C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि बीच में कोई मीडियम ना भरा हुआ हो तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, V अपॉन T। ये आ गया दूसरे तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। यदि आप चेक करेंगे एप्सिलॉन नॉट VA, एप्सिलॉन नॉट AV, न्यूमरेटर सेम, T इंटू D, D इंटू T सेम। तो जैसे याद आए वैसे कर देना, जैसे याद आए वैसे कर देना, और सारी वैल्यू रख देना बेटा, आंसर निकल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी हर प्लेट की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। गारंटेड ये एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेना। आर को 8 सेंटीमीटर की बजाय 0.08 मीटर रखना। आर को 0.08 मीटर रखोगे, पाई को 3.14 रखोगे, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इट इज चार्ज्ड such that electric field between the plates is increasing at the rate of 10⁻13। वो कह रहे हैं इसे बैटरी से जोड़ा गया, बैटरी से जोड़ने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, क्योंकि जब आप बैटरी से जोड़ोगे तो चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन बैटरी और चार्ज देगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा, बैटरी और चार्ज देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है 10⁻13 वोल्ट पर मीटर पर सेकंड के रेट से। तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का रेट, यानी कि dE/dt। इलेक्ट्रिक फील्ड राइज होने का रेट dE/dt। याद रखिए, किसी भी चीज के बदलने का रेट देते हैं तो वो डिफरेंशियल होता है। मैं कहूं कि एक प्लेट का एरिया बढ़ रहा है, उसका रेट, तो dA/dt। एक प्लेट की सेपरेशन चेंज हो रही है, उसका रेट, तो d/dt, यानी सेपरेशन को d बोलते हैं ना। मेरी हाइट बढ़ रही है तो उसका रेट dH/dt। तो रेट डिफरेंशियल है। तो ये दे रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, बस और कुछ नहीं दिया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए, क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E/A। अब एरिया इज अ कांस्टेंट, प्लेट का एरिया तो बदल नहीं रहा, तो वो बाहर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A dE/dt। अब सिर्फ चेक करना बाकी है, क्या मेरे पास सब कुछ मौजूद है? एरिया पाई आर स्क्वायर से पहले ही निकाल चुका हूं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हैं। dE/dt आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो दिया हुआ है, सब SI यूनिट में रख देना और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगी। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है बेटा, कल कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल हो जाए और परसों आपके डाउट्स हो जाए, और परसों डाउट होने के साथ ही आपका सिलेबस समाप्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, रेक्टेंगुलर प्लेट से बना हुआ है, साइड 30/15, यानी कि एरिया जो हो गया 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, यानी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर में तो आप बदल लोगे। प्लेट सेपरेशन, दोनों प्लेट्स की सेपरेशन दे रखी है 2 mm। कैपेसिटर इज चार्ज्ड इन सच वे दैट द चार्जिंग करंट इज 100 मिली एम्पियर। जो इसे चार्ज करने वाली रियल करंट है वो 100 मिली एम्पियर यानी 0.1 एम्पियर है। रिमेंबर, जितनी रियल करंट है, चार्जिंग करंट है, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। बस अंतर यह है, रियल करंट इलेक्ट्रॉन्स के रूप में है और डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से बन रही है। ठीक बेटा, तो 2 मिली एम्पियर, यदि डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत पड़े वो भी इतनी है। अब वो कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, अभी जैसे पिछले न्यूमेरिकल में बताया, dP/dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है बेटा, सो एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक तो dV/dt बताओ और एक डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट करंट तो बिना कैलकुलेशन के एक लाइन में लिख देना, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ रियल करंट। रियल करंट है 0.1 एम्पियर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.1 एम्पियर। लेकिन कई बार वो धोखाधड़ी कर देते हैं,
बाहर रियल करंट है 0.1 एम्पियर, तो अंदर पूरे में डिस्प्लेसमेंट करंट है 0.1 एम्पियर, लेकिन कई बार वो कहते हैं आधी प्लेट के सामने डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, यानी इतने एरिया में डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। तो इतने एरिया में आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी आधी होगी। यदि हम आपसे कहें कि भाई सिर्फ इतने एरिया में डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, तो यदि ये एरिया प्लेट एरिया का 1/3 है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी इतने एरिया में 1/3 ही होगी। समझ लो मेरी बात को, समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं यदि पूरे एरिया में कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट है, जितनी रियल करंट है। आधे एरिया में कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट है, जितनी रियल करंट है उसका आधा। 1/3 एरिया में कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट है, जितनी रियल करंट है उसका 1/3। तो लेकिन उन्होंने तो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट पूछी है, तो 0.1 एम्पियर ही होगी। अब dv/dt बताना है। तो मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt, यहां पर आपको dv/dt बताना है, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। समझ गए? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, E होता है V अपॉन टी। समझ में आता जा रहा है कैसे कैसे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमारे पास कहां गया क्वेश्चन, हाँ बेटा, तो ये आ गया हमारे पास, और इससे आप लोगों को dv/dt और ए उधर ले जाए, v अपॉन डी, ये होता है v अपॉन डी, E इज इक्वल टू v अपॉन डी, E इज इक्वल, एक बार फिर से सुन, डी फाई ई अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, फाई ई को E इंटू ए, E होता है v अपॉन डी, और इससे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी dv/dt। ये फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू रख लो, इसे दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। अब आप बताओ, आईडी को रख देना 0.1 एम्पियर, एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है, प्लेट का एरिया मीटर स्क्वायर में बदल के रख देना मालूम है, डी की वैल्यू मीटर में बदल के रख देना मालूम है, dv/dt के अलावा कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जब dv/dt के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो dv/dt आ जाएगा, तो इससे आप dv/dt की वैल्यू निकाल लोगे। अब दूसरा तरीका, डिस्प्लेसमेंट करंट और रियल करंट बराबर होती है, यानी कि रियल करंट से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, I इज इक्वल टू dq/dt। ये दूसरा मेथड है। I तो 0.1 एम्पियर है, Q को रख दो CV, C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा dv/dt, बाहर क्या आ गया C, और C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये वही वाला फॉर्मूला बन गया। मतलब रियल और डिस्प्लेसमेंट करंट न्यूमेरिकली सेम है, आपकी मर्जी है बेटा, रियल करंट से करने का मन कर रहा है उससे कर दो, डिस्प्लेसमेंट से कर रहा है उससे कर दो, इसलिए दोनों तरीके बताता चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कैपेसिटर में दो सर्कुलर प्लेट है, हर एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, सर्कुलर प्लेट्स है, प्लेट सेपरेशन है 3 मिलीमीटर। इट इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल बैटरी, बैटरी से जोड़ा गया, चार्जिंग करंट इज 0.3 एम्पियर, चार्जिंग करंट यानी रियल करंट 0.3 एम्पियर है। 3 पार्ट पूछे हैं। पहला, कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एरिया को तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, आर 8 सेंटीमीटर है जिसे मीटर में बदल के रख दोगे, और डी 3 मिलीमीटर है जिसे मीटर में बदल के रख दोगे, तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई क्या होता है dq/dt, और q होता है cv, तो c dv/dt। मैंने क्या किया, एक स्टेप शॉर्टकट कर दिया, पहले में लिखता पहली लाइन में dq/dt, फिर अगली लाइन में लिखता q को cv, उससे अगली लाइन में c कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। dv/dt निकालना है, dv/dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो I रख दीजिए 0.3 एम्पियर, C जो फर्स्ट पार्ट में आएगा उसे सीधे रख दीजिए, dv/dt रह जाएगा, वो निकाल लेंगे। तीसरा पार्ट कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट करंट,
भैया वही तो सबसे आसान है, डिस्प्लेसमेंट करंट रियल करंट के बराबर होती है, तो रियल करंट 0.3 एम्पियर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.3 एम्पियर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी? 0.3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा सा न्यूमेरिकल है, यहां कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 0.2 माइक्रोफैरड, एक कैपेसिटर है 0.2 माइक्रोफैरड का, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500, इसे जोड़ा गया एसी सोर्स से जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500 रेडियन पर सेकेंड है। द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 मिली एम्पियर, करंट जो है 2 मिली एम्पियर है। तो बेटा एसी के केस में तो आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, पीक वैल्यू होती है, तो फिर ये आरएमएस वैल्यू है, कुछ नहीं बोला तो आरएमएस वैल्यू है। तो पहला, व्हाट इज आरएमएस वोल्टेज, पहला पार्ट वी आरएमएस बताइए। तो V इज इक्वल टू होता है आई आर, लेकिन ये तो तब होता है जब रेजिस्टेंस हो, याद करो ईएमआई एसी। कॉइल के केस में आई एक्सएल, कैपेसिटर के केस में आई एक्ससी, तो यहां पर आई एक्ससी आएगा, और एक्ससी यदि भूले नहीं हो तो 1/ओमेगा c होता है। ये वी आरएमएस है, ये आई आरएमएस है। तो आई आरएमएस को रख देना 2 मिली एम्पियर, यानी 2 इंटू 10⁻³ ओमेगा को रख देना 500, सी को रख देना 0.2 माइक्रोफैरड यानी 0.2 इंटू 10⁻⁶, सॉल्व करके वी आ जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, भैया रियल करंट है 2 मिली एम्पियर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगी 2 मिली एम्पियर। लैंग्वेज जरूर लिखी जाएगी, कैलकुलेशन नहीं करनी, बस लैंग्वेज में लिख देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ displacement current is same as the magnitude of real current। अब आती है दूसरी कैटेगरी, उसकी शुरुआत। दूसरी कैटेगरी में हमारे न्यूमेरिकल इंटेंसिटी वगैरह से रिलेटेड है, तो मैं जरा देखता हूं कौन कौन से फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज होंगे, उनकी लिस्ट बना दूं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूं, किसी भी वेव की इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद दूसरा फोटोन की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वो तो आप जानते ही है, hc/λ। तीसरा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक वेव चलती है जिसका एम्पलीट्यूड होता है ई नॉट, एक मैग्नेटिक वेव चलती है जिसका एम्पलीट्यूड होता है बी नॉट। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही फेज से चलती हैं, लेकिन ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बारे में डीप जानने के लिए वीडियो दोबारा देखिए। ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है 1/√μ0 ε0। यदि आपसे कहे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बताओ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वेव बताओ, कई बार आएगा इलेक्ट्रिक मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वेव बताओ, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी डेंसिटी है। मैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी बताओ, मैग्नेटिक वेव जो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इसका होता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4μ0। अच्छा, टोटल एनर्जी डेंसिटी बताओ, टोटल एनर्जी डेंसिटी यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का सम। यदि सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी डेंसिटी तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यदि सिर्फ मैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4μ0। लेकिन पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक भी जुड़ा हो और मैग्नेटिक भी, उसकी एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये बराबर होता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2μ0 के। यदि आपको ई नॉट दे दें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर से एनर्जी डेंसिटी निकाल लेना वेव की, और यदि बी नॉट दे दें तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2μ0 से निकाल लेना। एक बात याद रखिए,
यदि एग्जाम में कहा इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी डेंसिटी तो ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी तो ये फॉर्मूला, टोटल एनर्जी डेंसिटी तो ये फॉर्मूला। अच्छा सिर्फ एनर्जी डेंसिटी पूछे, वेव की सिर्फ एनर्जी डेंसिटी पूछे तो वो टोटल की बात कर रहे हैं, और यदि टोटल की बात कर रहे हैं तो इन्हीं में से दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा देना। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है इक्वेशन ऑफ वेव से रिलेटेड। इक्वेशन ऑफ वेव से रिलेटेड बाद में बताऊंगा, पहले मैं इन पर बेस्ड कर लूं। क्वेश्चन नंबर 6, एक लेजर लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है 4 इंटू 10 की पावर 14 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताइए और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताइए। मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता रखा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। इसमें इंटेंसिटी आपको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जमाने से, सी की वैल्यू जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड ई नॉट निकालना है, ई नॉट निकल जाएगा फ्लैट से। जब ई नॉट आ जाएगा अब बी नॉट चाहिए, तो ई नॉट और बी नॉट का संबंध है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। जब ई नॉट आ जाएगा उसके बाद की बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो ई नॉट इसमें रख देना, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ रख देना, तो बी नॉट निकल जाएगा। ई नॉट और बी नॉट की यूनिट क्या है, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर, और बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला। तो ये आपका आ जाएगा इससे। 7वां क्वेश्चन, एक फोटोन की वेवलेंथ 300 माइक्रोमीटर है, यानी 300 इंटू 10 की पावर -6 मतलब 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर है। उस फोटोन की एनर्जी बताइए, कैलोरी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वॉट आवर में, जूल में। देख पहले आप hc अपॉन लैम्डा लगा देना, hc अपॉन लैम्डा। h आप प्लैंक कांस्टेंट रख दोगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c रख दोगे 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा रख दोगे 3 इंटू 10 की पावर -4, तो इससे जूल्स में आ जाएगा। अब दूसरा नंबर कैलोरी में बनाना है, तो जब जूल में एनर्जी आ जाए उसे 4.18 से डिवाइड कर देना तो कैलोरी में आ जाएगी। जूल वाली एनर्जी को 4.18 से डिवाइड कर देना तो कैलोरी में आ जाएगी। जूल वाली एनर्जी को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। जूल वाली एनर्जी को 3600 से डिवाइड कर देना तो वॉट आवर में एनर्जी आ जाएगी। जूल वाली एनर्जी को मैं और भी एक दो बता रहा हूं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देना तो किलो वॉट आवर में एनर्जी आ जाएगी। मतलब पहले आप hc अपॉन लैम्डा से एनर्जी जूल में निकालो, जूल वाली एनर्जी को 4.18 से डिवाइड करा तो कैलोरी, कहीं पे नोट कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में कह देते हैं कि इसी यूनिट में बताओ। जूल वाली एनर्जी को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करा तो मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। जूल वाली एनर्जी को यदि आपने 3600 से डिवाइड किया तो वॉट आवर में एनर्जी। जूल वाली एनर्जी को यदि आपने 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड किया तो किलो वॉट आवर में एनर्जी। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं आप लोगों से कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी कि ई नॉट पीक वैल्यू 45 वोल्ट्स पर मीटर। पहला नंबर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, लैम्डा बताओ। तो लैम्डा सी अपॉन न्यू से निकलेगा, सी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, न्यू 10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज। सॉल्व करके आपको लैम्डा मिल जाएगा मीटर में।
दूसरा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बी नॉट बताना है तो वो ई नॉट अपॉन सी से आ जाएगा, क्योंकि ई नॉट अपॉन बी नॉट सी होता है। ई नॉट 45, सी 3 इंटू 10 की पावर 8, सॉल्व करके रख देना, यूनिट जरूर लिख के आना। अब वो कह रहे हैं शो दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले एक बात बता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसे यूई कह देता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। हमें प्रूव करना है कि ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की है ये सेम है। यूई को यूबी के बराबर करना है, तो चल शुरू कर। यूई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट को रख सकते हैं बी नॉट इंटू सी। क्यों रख सकते हैं बेटा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, बी नॉट इंटू सी। तो ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू ले लो, सी स्क्वायर की वैल्यू यानी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर, तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचेगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। और यदि आप गौर से देखें तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यूबी है। लैंग्वेज इंसर्ट कर देना, यहां पे लिखना कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, और फिर इसे सॉल्व करके दिखा देना, हेंस दीज टू आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया। अब अगले नंबर पर जो न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं वो किसी वेव की इक्वेशन से रिलेटेड है। तो मैं पहले आपको वेव की इक्वेशंस के बारे में बता दूं जिससे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करे जा सके। वेव की इक्वेशन कई फॉर्मेट में होती है, किसे फेज कहते हैं, किसे पीक वैल्यू कहते हैं, वो सब मैं बता के छोड़ रहा हूं। मेरे बेटा, जो हमारे कोई भी वेव है, ईएम वेव की बात नहीं कर रहा, कोई भी वेव है, पिछले साल आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स उसकी इक्वेशन है, प्लस के एक्स भी हो सकता है। यदि वेव, इससे पता चलता है किस डायरेक्शन में जा रही है। यदि ओमेगा टी माइनस के एक्स है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस एक्स है, तो इसका मतलब वेव प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है। कई बार पूछते हैं वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, यदि यहाँ माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है। यदि यहाँ प्लस एक्स है तो वेव माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है। यदि यहाँ माइनस जेड है तो वेव प्लस जेड की डायरेक्शन में जा रही है, इस पे नोट्स बना लेना। और यदि प्लस जेड है तो ये माइनस जेड की डायरेक्शन में जा रही है। रूटीन में हम लिखते हैं प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। तो बताओ, यदि यहाँ प्लस एक्स मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है। y बताता है डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग हो रहा है, वेव x के अलोंग जा रही है। ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है y। ये आप पढ़ सकते हो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव की वीडियो में। ना हो आपके पास तो मेरे से मांग लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। y डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है और माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, जहां ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो आप y को लिख सकते हो r साइन 2 पाई t बाई टी प्लस x बाई लैम्डा। यदि आप ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख दें और k को 2 पाई बाई लैम्डा लिख दें तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये भी वेव की इक्वेशन का एक फॉर्म है। एक और फॉर्म r साइन 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस प्लस x, ये भी निगेटिव x की डायरेक्शन में जाती हुई। ये और क्या अलग फॉर्म हो गई बेटा, c क्या होता है, c होता है लैम्डा अपॉन टी। अब यदि इस लैम्डा को इधर भी ले आओ और इधर भी ले आओ तो लैम्डा अपॉन टी में लैम्डा कट के 1 बाई टी रह जाएगा, यानी टी बाई टी।
और इसमें लैम्डा आ जाएगा, ये भी वही फॉर्म है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लस ही होगा, वो डिपेंड करेगा वेव कहां जा रही है। ठीक है बेटा। एक और फॉर्म है y इज इक्वल टू r साइन 2 पाई बाई टी, t प्लस माइनस x अपॉन c। मतलब ये समझ लो, ये सारी फॉर्मेट लिख दिए। एक बात याद, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन को बताता है और ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को, ये दोनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यदि यहाँ x है तो यहाँ x नहीं आ सकता, यहाँ x है तो यहाँ y आएगा या z आएगा। यदि यहाँ y है तो यहाँ z आएगा या x आएगा। यदि यहाँ z है तो यहाँ x आएगा या y आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन दो एक और करके देख लेते हैं, जितने ज्यादा निपट जाए कल उतना काम आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बी वाई इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड का ऑस्किलेशन वाई के अलोंग है, बी वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन 1.5 एक्स प्लस 5 इंटू 10 की पावर 8 टी। ये पीक वैल्यू है, ये फेज है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर बताओ वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम्हें मालूम है x का कोएफिशिएंट, चाहे पहले या बाद में कहीं भी लिखे, x का कोएफिशिएंट है 1.5, लेकिन x का कोएफिशिएंट होता है k, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा। तो 1.5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा 2 पाई अपॉन 1.5, पाई को 3.14 रख लेना, लैम्डा मीटर में आ जाएगा, पहला पार्ट। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी। मेरे बेटा t का जो कोएफिशिएंट है वो है 5 इंटू 10 की पावर 8, लेकिन t का कोएफिशिएंट होता है ओमेगा। तो यही ओमेगा है, ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं या 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। तो मैं 2 पाई न्यू लिख रहा हूं क्योंकि न्यू निकालना है। तो न्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 पाई, पाई को 3.14 रख देना, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दूसरा पार्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे बेटा यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ई नॉट निकालोगे। ई नॉट होता है बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन से पहले, और सी है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो वोल्ट पर मीटर में ई नॉट आ गया। अब इक्वेशन होगी ई इज इक्वल टू ई नॉट, साइन के आगे कोई बदलाव नहीं होगा, फेज वही रहेगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5x प्लस 5 इंटू 10 की पावर 8t। अब ई नॉट यहां से उठा के रख देना, ई नॉट यहां से रख देना। क्या हो गया, नहीं अभी एक चीज रह गई, वेव किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स के अलोंग, नेगेटिव एक्स के अलोंग। तो यहां या तो y आएगा या z आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड z के अलोंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। यदि यहाँ x आ गया तो यहाँ एक में y और एक में z आएगा। यदि यहाँ y होता तो यहाँ एक में x और एक में z होता। यदि यहाँ z होता तो एक में x और एक में y होता। तो ठीक है बेटा, 9th हो गया, बाकी न्यूमेरिकल आपको कल करवाते हैं। फिलहाल रिवाइज करके आइएगा, कल मुलाकात होगी।